नमस्ते, मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष का जो 9वां पेपर है प्रादेशिक भाषा साहित्य, इसके अंतर्गत जो है प्रतिनिधि मराठी कहानियाँ, उसमें से दूसरी जो कहानियाँ मुनगे की फलियाँ, इस कहानी के जो लेखक है यशवंत गोपाल जोशी। यशवंत गोपाल जोशी, इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जो जन्म है 17 दिसंबर 1901 में इनका जन्म हुआ और इनका जो निधन है 7 नवंबर 1963 में इनका निधन हुआ। ये कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी है शेवग्याच्या शेंगा, यानी कि मुंगनी की फलिया को मराठी में शेवग्याच्या शेंगा कहते हैं। इनकी ये बहुचर्चित कहानी है। पुनर्भेट शीर्षक का 7 खंडों में इस कहानी संकलन मराठी में इसका प्रकाशन हुआ है। बहुत ही ये लोकप्रिय रहा है। साथ ही तुळशीपत्र, इतर गोष्टी, रेगोटेच्या दैवत, मायेच्या सावल्या, जाई जुई, तरंग आदि कहानियों का संकलन इनका प्रकाशित हुआ है। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है वहिनीच्या बांगड्या, होमकुंड और पड़साद। इनके कुछ लघु उपन्यास है श्रीकांत और त्रिदोष, ये इनके लघु उपन्यास। शेवग्याच्या शेंगा, इसे हिंदी में मुंगने की फलियां कहते हैं। मुंगने की फलियां इस कहानी के शीर्षक से ही कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मुंगने की फलियां है, किसी बिछड़े हुए को मिलाने का काम ये मुंगने की फलियां करती है। ये स्नेह का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, किसी को मिलाने का प्रतीक ये मुंगने की फलियां है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो इस प्रकार है। पहला आता है दामोदर पंत, और दूसरा है दामोदर की पत्नी, और तीसरा है श्रीनिवास। दो दामोदर का बड़ा लड़का है श्रीनिवास, दूसरा जो है मंझला लड़का है नारायण, और तीसरा है अमृत। और उनकी जो लड़की है, छठा पात्र है तारका और चाची। इस प्रकार इस कहानी का जो है कथानक इस पात्र में केंद्रित। देखो, दामोदर पंत जो है बहुत ही रईस आदमी है। उन्हें 3 लड़के 2 लड़कियां, तीनों लड़कियों की शादी हो गई है। एक लड़की की शादी भी हो गई है और एक ही लड़की उनकी बिन ब्याही रह गई। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके आंखों के सामने उनकी छोटी लड़की का ब्याह हो, लेकिन ये होने को मंजूर नहीं था। उसके ब्याह के पहले ही दामोदर पंत की मृत्यु हो गई। दामोदर पंत ने मृत्यु से पहले कुछ वसीयत लिखी नहीं थी। मृत्यु के पहले ही घर में बहुओं की अनबन होती थी, बंटवारा करने की वो बात करते थे। पहले से वातावरण ये बंटवारे का उनका मृत्यु के पहले रहा था। अब जब दामोदर पंत की मृत्यु हो जाती है तो उसके 7वें दिन ही तीनों भाई अपनी वसीयत बांट लेते हैं। देखो, उसके पूर्व ही जो तीनों बहुएं थी, जो अपने मायके से कुछ चीजें लाई थी, वो छिपाने का काम कर रही थी। इस प्रकार इस घर परिवार में बंटवारे का वातावरण दामोदर पंत के मृत्यु के बाद ही शुरू हो गया और 7वें दिन ही दामोदर पंत के तीनों भाइयों ने ये तय किया कि हमें अब अलग अलग रहना है। अब इस कहानी में एक संयुक्त परिवार रहता है। अब संयुक्त परिवार में माता, पिता, देवर, भाभी, भाई, बहन,
ऐसे पारिवारिक संबंधों की एक मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति इस कहानी में मिलती है। मुंगने की फलियां इस कहानी में लेखक ने परिवार विभाजन के कारण रिश्ते नातों में जो दरार पैदा होती है, उस दरार को दूर करने का जो काम है, ये तारका अविवाहित कन्या किस प्रकार करती है और किस त्रासदी से उसे गुजरना पड़ता है, इसकी अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। दामोदरपंत के मृत्यु के 7 दिन बाद ही तीनों भाई का बंटवारा हो जाता है। जो अविवाहित तारका है वो किसके घर में रहे, किसके साथ रहे, कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, ऐसा सवाल शुरू हो जाता है। तीनों भाई ने ये तय किया कि ये किसके साथ रहने का है, ये तारका खुद फैसला करेगी कि उसे किस भाई के साथ रहना है। तारका के सामने बहुत बड़ी ये समस्या निर्माण हो जाती है, क्योंकि वो तीनों भाई से बहुत ही स्नेह प्रेम रखती है। वो तो चाहती है कि एक साथ ही रहे, सब मिलजुल कर रहे, लेकिन ये होने को मंजूर नहीं था। उसे फैसला लेना बहुत ज़रूरी था। वो तय करती है कि वो बड़े भाई के साथ ही रहेगी, क्योंकि बड़े भाई का जो घर था वो अपने पिता का घर था, जो बंटवारे में उसे जायदाद में उसे अपने पिता का घर मिला, इसीलिए पिता के घर में ही वो रहना पसंद करती है। तीनों भाई ने जब बंटवारे के समय ये तय किया, तारका को ये जता दिया कि तुम जिस भाई के साथ रहोगी, दूसरे भाई के साथ तुम बात भी नहीं करोगी, उनके घर भी नहीं जाओगी। इस प्रकार के बंधन उसके ऊपर लादे जाते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक धाक उसके अंदर निर्माण किया जाता है। तारका ये सब सह लेती है और ऐसी घुटन भरी जिंदगी वो जी रही है, मजबूरन उसे जीना पड़ रहा है। अब वो कहती है, मेरा मन तो चाहता है कि वो मैं तीनों भाई के साथ रहूं, लेकिन मजबूरन मुझे ये फैसला लेने के लिए अभी मजबूर हो गई हूँ। जो बड़े भाई जो है उसका नाम है श्रीनिवास, दूसरा जो मझला भाई है उसका नाम है नारायण, तीसरा छोटा जो है उसका भाई का नाम है अमृत, और अविवाहित तारका। तीनों भाई का बंटवारा होने के बाद तारका अपने बड़े भाई के साथ यानी कि श्रीनिवास के साथ वो रहने लगती है, लेकिन बड़े भाभी का जो स्वभाव है बहुत ही कटुला स्वभाव था, हर समय ताने देना, और ये सब तारका सह रही थी। तारका को लगता था, कभी कभी मन में ये सवाल आता था कि ये जो बाहर की बहुएं है इतने जल्दी घर की मालकिन कैसे बन जाती है, और शादी के पहले जो भाई थे अब शादी के बाद भाई भाई नहीं रहते, ऐसा क्यों होता है। इस प्रकार सवाल वो अपने अपने अंदर ही करती है। ऐसे प्रताड़ित जीवन वो बड़े भाई के घर में जी रही थी और बहुत दुखी थी। अपने पिता का बहुत याद करती थी। अपने पिता की तस्वीर लेकर वो छत पर जाकर फुट फुट कर रोती थी। एक दिन ऐसे ही छत पर रोते समय उसकी नज़र अपने मझले भाई नारायण से मिलती है। उसे बहुत इच्छा होती है उससे बात करने की, लेकिन भाई ने कसम दी है कि वो किसी से बात नहीं करेगी। फिर वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाती। ऐसे दुख भरी जीवन वो अपने बड़े भाई के घर में जी रही है। किसी से बात भी नहीं कर सकती, किसी से मिल भी नहीं सकती। पिताजी के मृत्यु के बाद पहली बार वह घर से बाहर निकलती है, एक लाठी लेकर, और मुंगने की फलियां वो तोड़ती है लाठी से, और वो फलियां लेकर वो अपने चाची के घर जाती है। चाची के घर वो क्यों जाती है, मुंगने की फलियां देने के लिए जाती है चाची को। जब वह जाती है तो वहाँ पर उसका मझला भाई नारायण वहाँ आ जाता है चाची को मिलने के लिए। जब वो तारका भी वहाँ पे चली जाती है, नारायण मझले भाई को देखकर तारका बहुत खुश हो जाती है।
और वो चाची को कहती है कि चाची ये जो फलियाँ मैंने आपको लाई है, मैं इसे भैया को दे दूँ क्या? उसे बहुत पसंद है। देखो, भाई बहन का प्यार बहुत ही अलग रहता है। जो बहन को पसंद जो चीज़ होती है, जो पदार्थ होता है, वो भाई बहुत ध्यान रखता है। वही बात वो बहन भी भाई की जो उसकी क्या रुचि है, क्या रुझान है उसका, ये सब बातों का ध्यान भाई बहन रखते हैं। ऐसा बहुत ही पवित्र स्नेह भरा रिश्ता जो है भाई बहन का रहता है। वो ऐसी बात कहते ही छोटा भाई भी अमृत वहाँ पे चला आता है। वो कहते हैं कि चाची मैं ये फलियाँ मेरे छोटे भाई को भी दे दूँ क्या? ऐसे बात करते ही बड़ा भाई भी श्रीनिवास वहाँ पर चला आ जाता है। जब वहाँ पर वो चला आ जाता है श्रीनिवास, उसे देखकर तारका बहुत भयभीत हो जाती है। भयभीत क्यों हो जाती है? क्योंकि उसे लगता है कि बड़े भाई ने एक कसम दी थी कि जब तुम मेरे घर में रहोगी तो किसी भाई के साथ बात नहीं करोगी। वो भाई को देखकर ही उसके पैर पड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि भैया मैं यहाँ पर चाची से मिलने आई थी, मैं भाइयों से बात करने नहीं आती, उनसे मिलने नहीं आई थी। बड़े भाई कहता है कि अरे पगली, तू रो क्यों रही है? जो भी हुआ वो गुस्से में हो गया है। देखो, क्रोध जो है व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण बहुत बड़ी हानि हो जाती है। न जाने क्रोध में ऐसे बड़े से बड़े फैसले लिए जाते हैं जिसको परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं। ऐसे अवस्था में मानव कोई अमानवीय फैसले भी करता है जिसके परिणाम उसे जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। ये क्रोध के कारण ही भाई बहन के पवित्र रिश्ते को एक झटके में तोड़ दिया था। परंतु बहन की ममता भरी भावुक आचरण के कारण तीनों भाइयों के जो मन में एक घृणा एक दूसरे के प्रति थी, क्रोध एक दूसरे का प्रति था, उसकी गांठ अब इस ममता भरी स्नेह भरी भावनाओं से अपने बहन के कारण वो गांठ खुल जाती है। बड़ा भाई कहता है कि अरे पगली, तू जहाँ पर भी रहना चाहती है, जिससे भी बात कर सकती है तो कर सकती हो ना। तीनों भाई के घर में जा सकती हो, उनसे बात कर सकती हो, तुझे थोड़ा रोका है। लेकिन तारका को ये बात सच नहीं लगती। वो भाई से कहती है कि सच, आप सच कह रहे हैं कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ? बड़ा भाई कहता है हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो तारका कहती है कि मैं अभी आपको तीनों भाइयों को, श्रीनिवास, नारायण और अमृत भैया को मुंगनी की फलियाँ जो है इसकी सब्जी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ और अब तीनों को मैं खुद परोसती हूँ। तो ये बात सुनकर तीनों भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके आंख खुल जाती है कि हम क्या करने जा रहे थे, एक परिवार कैसा होना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से ये भी सीख मिल जाती है कि क्रोध के कारण परिवार में जो दरारें पड़ती है, ये क्रोध के कारण ही पड़ती है। लेकिन क्रोध एक क्षण भर रहता है, एक क्षणिक रहता है। जो भी हम एक दूसरे से कटु बातें करते हैं, जो भाई बहन के बीच में जो झगड़े होते हैं, भाई भाई के बीच में जो झगड़े होते हैं, उसे फौरन भुलाकर आगे चलना चाहिए। ये भी इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है। एक संयुक्त परिवार की जो परिभाषा होनी चाहिए, जो समाज के लिए एक प्रगतिशील पद पर ले जाती है, एक समाज परिवार के साथ साथ समाज को, देश को एक उन्नत परिस्थिति जगह पर वो ले जाती है। तो इस प्रकार तारका जो है अपने तीनों भाइयों को मुंगनी की फलिया की सब्जी बनाकर और चावल बनाकर परोसती है और उनको खिलाती है। एक साथ देखकर तीनों भाई और तारका और चाची, इन सबको एक साथ देखकर सभी खुश हो जाते हैं। देखो, हम जब
रूठ जाते हैं एक दूसरे के प्रति। घर परिवार की बात कर रही है, जिस परिवार में भाई बहन रहते हैं, माता पिता रहते, देवर भाभी रहती है, भाई भाई रहते हैं, तो एक दूसरे एक थोड़ी सी अनबन हो जाती है। लेकिन एक रूठना जो है, एक जो क्रोध है, एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, वो लंबे समय तक नहीं चलती। और जिस घर में ये बात चलती है वहाँ पर हानि ही पहुँचती है। वो परिवार जो तरक्की के रास्ते पर नहीं चलता है। जिस घर परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह है, आदर है, प्रेम है, वही परिवार आज भी आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है। तो इस कहानी के माध्यम से तारका जैसी एक अविवाहित कन्या जो है, इस घुटन भरी जिंदगी वो जी रही है, लेकिन उसने अपने प्रेम भरी, ममता भरी भाव से, विचारों से तीनों भाई को फिर इकट्ठा लाया और फिर खुशहाली भरा जीवन उसने जीने के लिए अपने भाइयों को एक सलाह तो एक बहन तो नहीं दे सकती, लेकिन उन भाइयों की भी आँख खुल जाती है कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए, इकट्ठा जीना चाहिए, एक साथ रहकर जीना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।